नमस्कार साथियों। हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसे हम लोग उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, है ना। किस नाम से जानते हैं? उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो उद्देशिका जी की जो लैंग्वेज है उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये जो है ये हमारी प्रस्तावना की लैंग्वेज है। अब हम लोग ये जो लैंग्वेज है इसमें एक एक शब्द को एकदम बारीकी से पढ़ते हैं, है ना। प्रस्तावना जो है मुख्य रूप से 4 बिंदुओं को स्पष्ट करती है। एक है शक्ति का स्रोत, जैसा कि लिखा हुआ है हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि शक्ति जो है ये जनता में नहीं थे, है ना। किस में नहीं थे? जनता में। आपसे पूछ ले कि ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है, तो ये पंक्ति ली गई है यूएसए के संविधान से। हम भारत के लोग नाम की जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है, तो ये यूएसए का जो संविधान है वहाँ से ली गई है। हमारे राज्य की प्रकृति कैसी है, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो है राज्य की प्रकृति है। राज्य की प्रकृति कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इन शब्दों का मीनिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक बार हम लोग मेन फैक्ट देख लेते हैं ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो है हमारी राज्य की है प्रकृति। चलो अब हम लोग देख लेते हैं राज्य के उद्देश्य क्या क्या है। तो उद्देश्य कई सारे हैं। जैसे 3 प्रकार के तो न्याय दिए गए हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, है ना। क्षमता दी गई है प्रतिष्ठा और अवसर की। इसके अलावा बंधुता, कौन कौन सी बंधुता है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है ये बंधुता दी गई है। ये कुछ राज्य के उद्देश्य है। उसके बाद में अंतिम जो ये लाइन लिखी हुई है, अंगीकृत अधिनियमित आत्म अर्पित करने की तारीख के बारे में, तो ये कौन सी है? यह है 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो विक्रमी संवत नहीं है, शक संवत है ना। भारत का आपसे राष्ट्रीय कैलेंडर पूछ ले तो हम लोग बता देंगे कि सर हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो है शक संवत, विक्रमी संवत नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, है ना। विक्रमी संवत की बात की गई है हमारे उद्देशिका में। जबकि आपसे पूछ ले कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो वो है शक संवत है ना। अपनाने की जो तिथि थी वो थी 22 मार्च 1957, है ना। शक संवत को हमने कब अपनाया? 22 मार्च 1957 को अपनाया। जबकि जो प्रस्तावना है ये तो संविधान का निर्माण तो पहले ही हो गया था, तो तब तक हमारे विक्रमी संवत को हम लोग मान रहे थे, है ना। जबकि शक संवत को हमने कब से अपनाया है? 22 मार्च 1957 को। विक्रमी संवत जो है ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे 57 वर्ष आगे चलता है। कितने वर्ष आगे? 57 साल पहले। जबकि शक संवत जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे है। कितने वर्ष पीछे? 78 साल। अब हम लोग शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब है औपचारिक रूप से स्वीकार करना या अपनाना। संविधान, रीति रिवाज और नीति आदि में रह करके औपचारिक रूप से स्वीकारना या अपनाना, इसे हम लोग
अंगीकृत कहते हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं अधिनियमित किसे कहते हैं। अधिनियमित का मतलब होता है विधि के द्वारा स्थापित या कानूनी रूप से लागू करना, है ना। विधि के द्वारा स्थापित या कानूनी रूप से लागू करने का मतलब होता है अधिनियमित। आत्म अर्पित का मतलब होता है स्वयं को समर्पित करना। कई बार ये मुद्दा उठ चुका है कि क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं है। तो एक केस आता है बेरूबारी वाद 1960 का। पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तानी सीमा का जो बेरूबाड़ी क्षेत्र है उसको लेकर के, वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या जो है अधिक है, लेकिन ये भौगोलिक रूप से भारत में आता था। नेहरू फिरोज खान नून के बीच में होता है समझौता। फिरोज खान नून जो है ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। इनके बीच में समझौता होता है 1958 को। समझौता ये होता है कि ये जो क्षेत्र है बेरूबाड़ी ये पाकिस्तान को देने की सहमति बनती है। कुछ शब्द जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, यूनिटी, इनको देखते हुए कानूनी प्रश्न होता है ना। ये जो समझौता होता है ये तो होता है नेहरू जी और फिरोज खान नून के बीच में। हमारे जो संविधान में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग जैसा कि पढ़ते हैं ना कि हम भारत के लोग, इसके अलावा सोवरेन, यूनिटी, इनको देखते हुए कानूनी प्रश्न उठता है। तब क्या होता है, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो है ये अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से इस विषय में सलाह मांगते हैं। एक मिनट आप रुकेंगे। तब क्या आता है कि निर्णय आता है कोर्ट की तरफ से कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग नहीं है। इसे प्रेरणा तत्व, सार, संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया, है ना। बेरूबाड़ी वाद जो है इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है उसमें कहा जाता है कि प्रस्तावना क्या है, तो सर ये एक प्रेरणा तत्व है, ये सार है, ये संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, ये बात कही जाती है। उसके बाद में फिर केशवानंद भारती वाद होता है 1973 को। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। देखिएगा बेरूबाड़ी वाद में तो क्या कहा गया है कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है यह संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती 1973 में जो आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना जो है यह संविधान का ही भाग है, परंतु अनुच्छेदों की तरह स्वतंत्र रूप से प्रभावित नहीं, है ना। इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, लेकिन अनुच्छेदों की तरह यह स्वतंत्र रूप से क्या नहीं है, प्रभावी नहीं है। यह न तो संसद को शक्ति देती है, न ही उस पर अंकुश लगाती है। न्यायालय जो है इसे परिवर्तित नहीं कर सकता। क्या कहा गया कि न्यायालय जो है वो इसको परिवर्तित नहीं कर सकता, ये संविधान की व्याख्या में सहायक है। ये बात कही गई केशवानंद भारतीवाद में। उसके बाद में LIC वाद आता है 1995 को। इसमें पुनः दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है ना। LIC वाद जो आता है 1995 को, इसमें पुनः दोहराया जाता है कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अभिन्न अंग है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो केशवानंद भारती 1973 जो है इसमें है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन संभव है ना। केशवानंद भारती में वाद में क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का ही अंग है, तो फिर इसमें अगर संविधान का ही अंग है तो फिर जाहिर सी बात है कि किसी भी भाग में संशोधन संभव है। लेकिन इसमें एक बात ये कहेगी कि मूल ढांचा जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, है ना। केशवानंद भारती में क्या कहा गया कि मूल ढांचा जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है 42वें संविधान संशोधन होता है 1976 को। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में संशोधन जो है केवल 368 के तहत ही संभव है। 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन जो है ये केवल और केवल 368 अनुच्छेद के तहत ही संभव है। प्रस्तावना को कई सारी संज्ञाएं दी गई है, जैसे कि संविधान की मूल आत्मा कहते हैं हिदायतुल्ला और ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कौन कौन कहने वाले हैं? हिदायतुल्ला कहते हैं, ठाकुरदास भार्गव कहते हैं। इसके अलावा प्रस्तावना को जन्मपत्री कौन कहता है या होरोस्कोप कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं KM मुंशी।
के एम मुंशी साहब क्या कहते हैं, तो ये प्रस्तावना को कहते हैं जन्मपत्री। जबकि आत्मा या आधारशिला कहते हैं सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप प्रस्तावना को क्या कहते हैं, आत्मा या फिर आधारशिला के नाम से जानते हैं। संविधान का परिचय पत्र कहता है नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला जो है वो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। कुंजी नोट के नाम से जानते हैं बारकर। बारकर क्या कहता है, कुंजी नोट। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये बात कहते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर क्या कहते हैं कि प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना संविधान में सबसे अंत में सम्मिलित की गई, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। क्या बात कहते हैं कि प्रस्तावना जो है यह संविधान में सबसे अंत में सम्मिलित की गई। प्रस्तावना की विशेषताएं देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, एक शब्द लिखा हुआ संप्रभुता। संप्रभुता यानी कि देश पूरी तरह से स्वतंत्र है, निर्णय स्वयं लेता है, किसी दूसरे देश या सत्ता के अधीन नहीं है। संप्रभु का मतलब क्या होता है, संप्रभु का मतलब ये होता है कि देश जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वे अपने निर्णय स्वयं लेता है, किसी दूसरे देश या सत्ता के अधीन नहीं है। भारत की डोमिनियन स्टेट की स्थिति कब से कब तक थी, तो ये थी 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक, है ना। क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष जो था वो था ब्रिटिश का सम्राट, है ना। शासन जो चल रहा था वह 1935 के अधिनियम से चल रहा था। प्रीवी काउंसिल जो थी ये सुप्रीम कोर्ट के रूप में कार्य कर रही थी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत तब संप्रभु नहीं था 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। तो फिर क्या था, तो सर ये डोमिनियन स्टेट था। क्यों, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष भी ब्रिटिश का था, शासन 1935 के अधिनियम से चल रहा था, प्रीवी काउंसिल भी सुप्रीम कोर्ट के रूप में काम कर रही थी, है ना। उसके बाद एक बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, है ना। संप्रभुता की परिभाषा आती है कि देश पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए, निर्णय स्वयं लेना चाहिए, किसी दूसरे देश या सत्ता के अधीन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मुद्दा उठता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव का, जैसे कि WTO और UN आदि के दिशा निर्देश मानने पर भी संप्रभुता जो है सीमित नहीं होती है ना। कुछ लोग मानते हैं कि WTO और UN में जैसे कि भारत अगर सदस्यता ले ली तो क्या है कि भारत फिर अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाएगा और इनके निर्णय मानने पड़ेंगे। लेकिन बात यह है क्योंकि इससे हमारी संप्रभुता प्रभावित नहीं होती है। इसका कारण यह है कि देश अपनी इच्छा से सदस्यता छोड़ भी तो सकता है, जब चाहे तब देश अपनी सदस्यता इनसे छोड़ सकता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इनका सदस्य बन जाने मात्र से हमारी संप्रभुता सीमित नहीं होती है। जैसे कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता होती है 1949 को, है ना। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब से होती है, 1949 को। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि स्वतंत्र इच्छा से किया गया समझौता जिसे स्वतंत्र इच्छा से समाप्त किया जा सकता है ना। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता 1949 को होती है, तब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि स्वतंत्र इच्छा से किया गया समझौता जिसे स्वतंत्र इच्छा से समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है समाजवाद का। समाजवाद जो है, भारतीय समाजवाद जो है ये साम्यवाद से भिन्न है, क्योंकि हिंसक क्रांति का हम समर्थन नहीं करते, जबकि साम्यवाद में क्या होता है, हिंसक क्रांति का भी समर्थन किया जाता है। ये लोकतांत्रिक तरीकों से परिवर्तन लाया जाता है। हमारा जो समाजवाद है ये फेबियन समाजवाद से निकट माना जाता है। 1991 के बाद में आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद की ओर हमारा झुकाव हुआ है। सामाजिक समाजवाद जो है ये आज भी आवश्यक है। आर्थिक स्तर पर बात करें तो संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, मुक्त बाजार और सरकारी नियंत्रण, लोकतांत्रिक आर्थिक समानता। जबकि सामाजिक स्तर पर बात करें तो जाति धर्म आधारित ऊंच नीच समाप्त की गई। ये हमारे भारतीय संविधान की कुछ बातें हैं। पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष क्या भारतीय संविधान है, तो पक्ष में तो तर्क यह है कि
हमारे यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, विधि के समक्ष समानता है, सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाता है, कोई भी हमारा धार्मिक कर नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकारों में भी शामिल की गई है। जबकि विपक्ष में कुछ तर्क है, वो ये है कि यूसीसी का अभाव है, हमारे यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू नहीं की गई है, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को जो दर्जा दिया जाता है, इससे कुछ विपक्ष मानता है कि ये हमारी पंथ निरपेक्षता का खंडन है। उसके बाद भारतीय और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में फर्क देख लेते हैं। भारतीय मॉडल की बात करें तो राज्य सभी धर्मों से समान व्यवहार करता है, पर धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं होगा। हाँ, भारतीय मॉडल ये कहता है कि राज्य जो है सभी धर्मों से समान व्यवहार करता है, पर धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं होगा। जबकि पश्चिमी मॉडल में राज्य जो है धर्म से पूर्ण रूप से पृथक होते हैं। हमारे यहाँ पर सर्वधर्म समभाव का एक सकारात्मक संबंध है, जबकि यूएस में हार्ड सेक्युलरिज्म है, जबकि फ्रांस में जो है ये सॉफ्ट सेक्युलरिज्म है। राज्य जो है भारतीय मॉडल में बात करें तो राज्य पंथ निरपेक्ष है, लेकिन समाज जो है वह पंथ निरपेक्ष नहीं है। जबकि पश्चिमी मॉडल में ये दोनों के दोनों पंथ निरपेक्ष होते हैं। हमारी जो परंपरा है ये प्राचीन है, जबकि ये जो पश्चिमी मॉडल है ये अवधारणा 17वीं सदी की है। संविधान में शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान के तहत 1976 को, जबकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद में पहला प्रयोग होता है पश्चिमी मॉडल में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में क्या अंतर है। तो 1987 को 58वां संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है 394 के। 394 के कब जोड़ा जाता है? तो सर ये जोड़ा जाता है 1987 को 58वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यह संविधान के हिंदी प्राधिकृत पाठ का समर्थन करता है, जिसमें सेक्युलरिज्म का जो हिंदी अनुवाद है वो पंथ निरपेक्षता माना गया है ना। सेक्युलरिज्म का हिंदी अनुवाद क्या माना गया है? पंथ निरपेक्ष माना गया है, ना कि धर्म निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष जो है यह एक विचारधारा है जो तार्किकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? तार्किकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद पर। सामान्य रूप में इसका अर्थ है कि धर्म का राजनीति, समाज और सांस्कृतिक पक्षों से पृथक्करण। सामान्य अर्थ क्या है? धर्म का राजनीति, समाज और सांस्कृतिक पक्षों से पृथक्करण। इस प्रकार से हमने जो है पंथ निरपेक्षता को अपनाया है। धर्म निरपेक्षता के बारे में थोड़ा सा एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। धर्म शब्द जो है यह संस्कृत की ध्री धातु से बनाया है, जिसका अर्थ होता है धारित करने योग्य, या फिर हम लोग कर्तव्य कह सकते हैं, है ना। कर्तव्य कोई क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। परंपरागत अर्थ में धर्म का अर्थ कर्तव्य है, ना कि पंथ। ठीक है, लेकिन हमने क्या अपनाया हुआ है? तो हमने अपनाया हुआ है पंथ निरपेक्षता। प्रोफेसर केटी शाह ने अनुच्छेद 1 में धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। प्रोफेसर केटी शाह जो है इन्होंने क्या किया? धर्म निरपेक्ष शब्द जो है ये जोड़ने का क्या किया था? प्रस्ताव रखा था अनुच्छेद 1 में। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये पहले से ही समाजवाद और धर्म निरपेक्षता दर्शाते। दोबारा देख लेते हैं। केटी शाह जो है इन्होंने क्या किया? आर्टिकल 1 जो है इसमें धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अंबेडकर साहब ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये पहले से ही समाजवाद और धर्म निरपेक्षता दर्शाते हैं। केशवानंद भारती मामला 1973 में आता है, जिसके तहत धर्म निरपेक्षता जो है इसे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना, है ना। केशवानंद भारती मामला 1973 में आता है, इसमें धर्म निरपेक्षता जो है इसको संविधान की मूल संरचना का क्या माना? हिस्सा। SR बम्बई मामला आता है 1994 को, इसमें धर्म निरपेक्षता जो है इसे संविधान संरचना का आवश्यक तत्व माना। SR बम्बई मामले में भी धर्मनिरपेक्षता जो है इसे संवैधानिक संरचना का आवश्यक तत्व माना।
नेक्स्ट शब्द है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। इसका अर्थ होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ये बात कहते हैं अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के कई प्रकार हैं। लोकतंत्र के प्रकारों में हम लोग प्रत्यक्ष या एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जनता सीधे तौर पर कानून बनाने और निर्णय लेने में शामिल होती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जो है ये जनता की ओर से क्या लेते हैं, निर्णय। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासक है, अप्रत्यक्ष में प्रतिनिधि शासक है, जनता के द्वारा चुने हुए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है जैसे कि प्राचीन एथेंस और स्विट्जरलैंड है। वहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हमारा भारत है। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के ही उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ साधन हैं जिनके माध्यम से जनता सीधे शासन में भागीदारी करती है। एक है परिप्रच्छा या फिर रेफरेंडम, जिसका मतलब होता है जनता से कानून या नीति द्वारा राय ली जाती है। परिप्रच्छा में क्या होता है, जनता जो है उनसे कानून या नीति पर राय ली जाती है और उनकी राय मानना जो है बाध्यकारी होता है। इसका उदाहरण है ब्रिटेन में परिप्रच्छा नाम का टूल काम करता है, जिसके तहत जनता से कानून या नीति पर राय ली जाती है और ये राय माननी होती है बाध्यकारी। जनमत संग्रह या फिर प्लेबिस्काइट क्या होता है, तो इसका मतलब है कि जनता से किसी बड़े मुद्दे या क्षेत्र के भविष्य पर राय ली जाती है। राय मानना अनिवार्य नहीं होता है, यह सरकार पर निर्भर होता है। सिक्किम का जब भारत में विलय किया गया तब वहां की जनता की राय ली गई थी। अगला टूल है राइट टू रिकॉल, यानी कि जनता के पास यह अधिकार है कि वह अपने चुने हुए प्रतिनिधि को कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा दे। उसके बाद है पहल या इनिशिएटिव। जनता खुद कानून का मसौदा तैयार करती है और विधायिका जैसे संसद या विधानसभा जो है उस पर विचार करने के लिए बाध्य कर सकती है और ये व्यवस्था चलती है स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप देख लेते हैं तो एक रूप है संसदीय या पार्लियामेंट्री। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है ना। इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका जो है अर्थात सरकार जो है ये विधायिका या संसद के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है। दो प्रमुख पद होते हैं, एक नाम मात्र का होता है, एक होता है वास्तविक। भारत और ब्रिटेन जो है ये संसदीय व्यवस्था के उदाहरण है। उसके बाद है अध्यक्षात्मक प्रणाली। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है और कार्यकाल जो है वो इसका निश्चित होता है। इसमें एक ही प्रमुख होता है, राष्ट्रपति, जो कि वास्तविक शक्ति रखता है और ये प्रणाली लागू है अमेरिका में। उसके बाद है दोहरी कार्यपालिका। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही प्रभावी होते हैं और शक्तियों को बांटते हैं। ये व्यवस्था फ्रांस में प्रचलित है। उसके बाद है बहुल कार्यपालिका, अर्थात इसका मतलब होता है कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति की नहीं बल्कि कई सदस्यों की समिति में निहित होती है। उदाहरण है स्विट्जरलैंड। शासन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक होती है एकात्मक व्यवस्था। देश में एक ही स्तर की सरकार शक्तिशाली होती है, केंद्र की सरकार। क्षेत्रीय इकाइयां जो है ये केंद्र से शक्ति प्राप्त करती हैं, जैसे कि ब्रिटेन। एक होती है परिसंघीय या फिर फेडरल व्यवस्था। इसमें शक्ति को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में संविधान द्वारा बांटा जाता है। राज्यों को जो है अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि अमेरिका इसका एक शुद्ध रूप है। भारत में जनमत संग्रह और रिकॉल देख लेते हैं। जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने खर्चीला और जटिल बता करके जनमत संग्रह के विचार को अस्वीकार किया और संसद में विश्वास व्यक्त किया, है ना। संविधान सभा में क्या होता है कि अंबेडकर साहब ने खर्चीला और जटिल बता करके जनमत संग्रह का विचार जो है इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। सिलहट असम में जुलाई 1947 को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में जनमत संग्रह कराया गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो है उसकी पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में भी जनमत संग्रह कराया गया। जूनागढ़ का 1947-48 को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में विलय किया गया। चंद्रनगर का 1949 को स्थानीय लोगों ने
भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। उसके बाद है नेक्स्ट रिकॉल। रिकॉल को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण माना जाता है, जिसके तहत जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल के बीच में ही पद से हटाने का अधिकार होता है। भारत में जो है रिकॉल की स्थिति देखें तो हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, वह भी इससे संबंधित नहीं है ना। केवल स्थानीय निकायों में ये प्रावधान है, जैसे बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। एक उदाहरण देख लेते हैं। राजस्थान में मार्च 2011 को नगर पालिका अधिनियम में होता है संशोधन। इसके तहत मांगरोल 12 में पहला रिकॉल चुनाव होता है। मांगरोल 12 में कौन सा चुनाव होता है? पहला रिकॉल चुनाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय नजर पर इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है गणतंत्र शब्द। गणतंत्र का मतलब होता है यदि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है तो उसको गणतंत्र कहते हैं, अर्थात इसका चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता राष्ट्र का अध्यक्ष। यह क्या है? राजतंत्र की विरोधी विचारधारा है। राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा देख लेते हैं। एक होता है पूर्ण राजतंत्र, यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की। इसमें सभी शक्तियां राजा में होती है। एक होती है मिक्स्ड मोनार्की, अर्थात मिश्रित राजतंत्र। इसमें राजा और संसद दोनों के पास में होती हैं शक्तियां। एक होती है संवैधानिक राजतंत्र, इसमें नाम मात्र का राजा होता है। एक होता है गण राज्य लोकतंत्र, इसमें सभी शक्तियां जो है ये जनता में निहित होती हैं। भारत इसका प्रॉपर उदाहरण है। गणतंत्र की विशेषताएं, जैसा कि हमने देखा, राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता बल्कि निर्वाचित होता है या फिर मनोनीत होता है। इसमें कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता है। सार्वजनिक पद जो होता है यह सभी नागरिकों हेतु उपलब्ध होता है। एक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारतीय गणराज्य अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र है, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। लोकतंत्र यानी कि शासन व्यवस्था जिसमें सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है। गणराज्य यानी कि राज्य प्रमुख जो है वंशानुगत नहीं बल्कि नियुक्त या निर्वाचित होता है। समाजवाद जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। लोकतंत्र के माध्यम से समाज में समानता का उद्देश्य है। पंथ निरपेक्षता जो कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया, यह धर्म से राज्य की तटस्थता को दर्शाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के विषय में वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। वापस से एक बार देख लेते हैं। भारत जो है, जैसे कि पक्ष में तो ये बातें हैं, एक बार पहले चुनौती देख लेते हैं, फिर उसका पक्ष देख लेंगे। भारत जो है ये WTO, UN, कॉमनवेल्थ आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है और उनके निर्णयों को स्वीकारता है। जैसे न्यू मोरे द्वीप पर ICJ का निर्णय। भारत विविध देशों के राजनीतिक दबावों को भी स्वीकारता है। ये तो है वर्तमान चुनौती। इसके पक्ष में जो जवाबी तर्क है वो क्या है? संगठनों की सदस्यता जो है ये स्वतंत्र इच्छा से ली गई है और इसे त्यागने के लिए भी वह स्वतंत्र है। राजनीतिक दबावों को राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि हेतु स्वीकारते हैं। उसके बाद समाजवादी। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद में हमारा जो है पूंजीवाद की ओर झुकाव बढ़ा है। आय जो है असमानता व्यापक है। जैसे ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है जिसके तहत कहा गया कि शीर्ष 10% आबादी के पास में 70% संपत्ति है। इसके विपक्ष में, अर्थात इसमें जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की याचिका जो है इसको रद्द की। कोर्ट ने समाजवाद का अर्थ अवसर की समानता के रूप में परिभाषित किया और शब्दों को प्रासंगिक माना। हाँ, उसके बाद है पंथ निरपेक्षता। चुनौती यह है समान नागरिक संहिता का अभाव, राज्य द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों का दर्जा देना। ये हमने पहले भी पढ़ा था और अभी और पढ़ लेते हैं। लेकिन तर्क ये दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से क्या है? भिन्न है। इसका आशय है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दूरी बनाए रखता है। धार्मिक निष्पक्षता का अर्थ धर्म विरोधी होना नहीं है। लोकतंत्र। पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, म्यांमार आदि की
तुलना में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को निर्विवाद सफल लोकतंत्र कहा जा सकता है। फिर है अगला शब्द न्याय। न्याय के 3 आयाम हैं: भेदभाव रहित, आनुपातिकता और वितरणात्मक न्याय। सामाजिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना समाज के सर्वोत्तम हित को क्या करना है, प्राप्त किया जाए। प्रस्तावना में न्याय के निम्नलिखित प्रकार दिए गए हैं। एक है सामाजिक न्याय। इसमें अवसरों की समानता होती है, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, स्पष्टता का उन्मूलन होता है, विधि के समक्षमता, अंधविश्वास और कुरीतियों का अभाव, वंचित वर्गों का विशेष संरक्षण, व्यक्ति को विकास हेतु स्वच्छ और स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध हो। आर्थिक न्याय में क्या शामिल है? समान कार्य के लिए समान वेतन, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, व्यवसाय की स्वतंत्रता, बेगार, बाल श्रम, बंधुता, मजदूरी आदि का उन्मूलन, कार्य करने की उचित दशाएं, न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करना, संसाधनों का अहितकारी संकेंद्र न हो, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। सामाजिक न्याय: चुनाव लड़ने का अधिकार, मतदान का अधिकार, संघ या पार्टी बनाने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आता है बंधुता। इसका अर्थ होता है कि भाईचारे की भावना। प्रस्तावना में बंधुता यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जाए। बंधुता के प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। एकल नागरिकता। आर्टिकल 51 के, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्ग आधारित भेदभाव से दूर रहकर सौहार्द और भाईचारे को प्रोत्साहित करना। एक थ्योरी है यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। वह थ्योरी क्या है? तो यह है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व, जो कि फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। इनमें से किसी एक को अलग करने से लोकतंत्र का जो मूल उद्देश्य है वो हो जाता है नष्ट। ट्रिनिटी के परस्पर संबंधों की बात करें तो समता के बिना स्वतंत्रता, इससे कुछ लोगों की सर्वोच्चता बढ़ जाएगी, है ना। समता के बिना स्वतंत्रता से क्या होगा? कुछ लोगों की सर्वोच्चता बढ़ जाएगी। जबकि स्वतंत्रता के बिना समता से क्या होगा? व्यक्तिगत अधिकार जो है वो हो जाएंगे समाप्त। बंधुता के बिना स्वतंत्रता से क्या होगा? राष्ट्र की एकता और अखंडता संकट में पड़ सकती है। लोकतंत्र से इनका क्या संबंध है? तो इन सिद्धांतों का समायोजन सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थिरता सामाजिक लोकतंत्र पर निर्भर है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद है 1993 का। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता को रोजगार में आरक्षण बनाए रखना का मार्गदर्शक सिद्धांत माना, क्योंकि कुछ समुदाय जो है ये प्रशासनिक भागीदारी से क्या थे? वंचित थे। तो इस तरह से हमारा जो प्रस्तावना का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग सीरीज को बरकरार रखेंगे। आप अपना प्यार और आशीर्वाद अपने कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू।